KTR की जानिब से प्रेस क्लब में रेवंत रेड्डी के लिए खाली कुर्सी। वजीर आला दिल्ली में मौजूद BRS लीडर KT रामा राव ने प्रेस क्लब में किसानों के मसाइल पर बहस के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया था। बहस के लिए मुकर्ररा दिन के मौके पर KTR खुद प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने रेवंत रेड्डी के लिए एक कुर्सी भी मखसूस रखी ताकि वो आकर बहस में शामिल हों। वजीर आला रेवंत रेड्डी इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं और बहस में शरीक न हो सके। KTR ने कहा कि वो सिर्फ बातों के नहीं अमल के आदमी हैं, इसलिए बहस के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी किसी और दिन वक्त मकाम पर बहस चाहते हैं तो वो भी कबूल है। KTR ने जोर दिया कि किसानों के मसाइल पर अवामी बहस जरूरी है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वादे करने वाले पीछे रहे हैं। प्रेस क्लब में मीडिया और BRS कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहस की कुर्सी खाली रही, लेकिन KTR ने कहा कि दरवाजे अब भी खिले हैं। आज मुख्यमंत्री के लिए हमने इंतजार किया, वो आए नहीं। हम तो तैयार हैं, आगे भी मुख्यमंत्री अगर प्लेस तय करेंगे, डेट तय करेंगे, जहां भी वो बुलाएंगे हम तैयार रहेंगे, हम आएंगे। और साथ ही साथ आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की गद्दारी, कांग्रेस पार्टी की जो फरेब आज तेलंगाना की जनता को समझ आ गई। पता नहीं क्यों मोदी जी को नहीं समझ आ रहा है। बार बार आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी और कहते तो बातें तो बहुत करते हैं। आके कहते हैं कि रेवंत रेड्डी यहां पे तेलंगाना गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के लिए ATM बना दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ना रेवंत रेड्डी पे, ना उनके मिनिस्टरों पे, ना उनके झूठे वादों पे, ना उनके किस्सों पे। मैं आपको दो चीज सुनाता हूं। रेवंत रेड्डी ने अपने खुद के साले को 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया अमृत स्कीम में। उस पे हम गए दिल्ली, शिकायत किए, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किए कि आप जांच करिए, कोई कुछ नहीं होता। यहां पे आते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा वसूली कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई ED नहीं आती, कोई CBI नहीं, कोई IT नहीं। साथ ही साथ यहां पे SLBC टनल टूट जाता है। हैदराबाद साबिक वजीर आला YS राजशेखर रेड्डी की सालगिरह पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमारुका का खराज अकीदत। आज आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला YS राजशेखर रेड्डी की सालगिरह मनाई जा रही है। इस मौके पर तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारुका मालो ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी ने गरीबों, किसानों और आम आवाम की फलाह के लिए बेशुमार काम किए। उनकी क़यादत में रियासत को हमा जहत तरक्की हासिल हुई। उन्होंने किसानों के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात की उनके विजन ने रियासत की तकदीर बदल दी थी। डिप्टी CM ने कहा कि आज भी लोग उनकी खिदमात को याद करते हैं। राजशेखर रेड्डी ने सच्चे अवामी लीडर की हैसियत से काम किया। उनकी स्कीमें आज भी अवाम को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। उनका यौम पैदाइश अवामी खिदमत और यादगार क़यादत की अलामत है। शर्ट के लिए तो अच्छी आती है, थोड़ा पीछे हो गया तो अच्छा पूरे आते। अरे 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 ఒక్క నిమిషం నుంచండి సార్, ఒకసారి అలాగే ఉండండి సార్, ఒకసారి సెట్ చేయండి। वजीर पूनम प्रभाकर का KTR को चैलेंज, हिम्मत है तो असेंबली में आकर बहस करो। BC वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट के वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS लीडर KT रामा राव को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि अगर KTR को वाकई बहस करनी है तो पहले पार्टी सदर के CR से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत का तहरीरी खत लाएं। पूनम ने कहा कि असल बहसें असेंबली में होती है, बाहर नहीं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इसीलिए असेंबली में बहस की दावत दी थी ताकि हर बात रिकॉर्ड पर आए। उन्होंने KTR पर तनकीद करते हुए कहा कि अवामी मकामात पर इल्ज़ामात लगाना आसान है, मगर असेंबली में बात करना हिम्मत का काम है। अगर वाकई KTR में जुर्रत है तो वो असेंबली में आकर बात करें। उन्होंने कहा कि कानून साजी का प्लेटफॉर्म असेंबली है।
वहीं तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। पूनम प्रभाकर ने KTR की अवामी बहस की पेशकश को महज ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम को गुमराह करने की सियासत अब नहीं चलेगी। बहस का सही मकाम और वक्त वही है जो आईनी और पार्लिमानी उसूलों के मुताबिक हो। మాజీ మంత్రి సిరిసిల్ల శాసనసభ్యుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఏమాత్రం విలువలున్నా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడితో ఒక లేఖ రాయించండి. సభలో మనమందరం కూడా సభ్యులం. మీరు అడుగుతున్న అంశాల మీద చర్చ చేయడానికి ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉంది. మేమే అడుగుతా ఉన్నాం చర్చకు రమ్మని. కాబట్టి ప్రతిపక్ష నాయకులతో లేఖ రాయించి సభలో చర్చ చేసినట్టయితే చర్చ రికార్డ్ అవుతుంది. చర్చ ప్రజల దగ్గర చర్చ ప్రజల దగ్గర ఉంటుంది. రేపొద్దున భవిష్యత్ తరానికి తెలుస్తుంది ఎవరు ఏం తప్పు చేశారు, తెలంగాణకు అన్యాయం చేశారు అనేది. కానీ సీఎం దానిని బహిరంగంగా సవాల్ చేసి పిలిచాడు, బహిరంగ చర్చకు పిలిచాడు కాబట్టి నేను వచ్చాను, రావాలి సీఎం అని చెప్పి. బహిరంగ చర్చకు సభకు రమ్మన్నాడు. బహిరంగ చర్చకు కాదు, సభలో చర్చ చేద్దాం, లేఖ రాయండి, రమ్మని చెప్తా ఉన్నారు. బహిరంగ చర్చకు రమ్మని చెప్పేది అనేటువంటి అంశంకు వేదిక ప్రజాస్వామికంగా శాసనసభ అడిగి రమ్మని కోరుతాం. ఏడాదిన్నర కాలంలో రైతులను కానీ అన్ని వర్గాలను వంచారు. సరే, అది ప్రజలు చెప్తారు. రేపు ఇప్పటికే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చిన ఫలితాలు మీకు ప్రత్యక్ష సాక్షి. రేపు आखिरकार कलवाकर्ती लिफ्ट हरुंशना से पानी छोड़ा गया। किसानों को राहत। कलवाकर्ती लिफ्ट हरुंशना मंसूबे से आखिरकार पानी जारी कर दिया गया, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई दिनों से पानी की किल्लत के बाइस किसान शदीद परेशानी में मुब्तला थे और फसलें सूखने लगी थीं। BRS लीडर हरीश राव ने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो वो किसानों के साथ आकर खुद पानी छोड़ देंगे। किसानों ने मुतालबा किया था कि लिफ्ट हरुंशना का पानी जल्द अज जल्द छोड़ा जाए और नहरों को भरा जाए। BRS कायदीन ने किसानों की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला। आखिरकार वजीर जुबली कृष्णा राव और कांग्रेस के MLEs की मौजूदगी में पानी छोड़ा गया। अवपाशी वजीर आतम कुमार रेड्डी ने कहा कि हमें मालूम है कि पानी कब छोड़ना है, सब कुछ मंसूबा बंद है। हुक्काम का कहना है कि पानी की फराहमी से हजारों एकड़ ज़री अराजी को फायदा पहुंचेगा। किसानों ने पानी की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये फैसला किसानों की जिदोजहद और सियासी दबाव का नतीजा करार दिया जा रहा है। साबिक कांग्रेस MLA जुग्गा रेड्डी का सोमजी गोड़ा प्रेस क्लब में मुतनाज़ा बयान। कांग्रेस के साबिक MLA जुग्गा रेड्डी ने मीडिया के सामने सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए तनाज़ो खड़ा कर दिया। उन्होंने सोमजी गोड़ा प्रेस क्लब को किलो कंपाउंड कहकर तनकीद का निशाना बनाया। जुग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर मैं बदला लेना चाहूं तो हरीश राव हैदराबाद में आज़ादाना घूम नहीं सकते। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे पास ताकत है लेकिन मैं बदला लेने वाला इंसान नहीं हूं। उनके इस बयान पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई है। जुग्गा रेड्डी ने कहा कि उनके अल्फाज का मतलब गलत लिया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि उनका मकसद किसी को धमकाना नहीं बल्कि अपनी बात खिलकर कहना था। प्रेस क्लब में उनके इस बयान के दौरान कांग्रेस कारकुन भी मौजूद थे। हरीफ जमातों ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। जुग्गा रेड्डी का कहना है कि वो उसूलों की सियासत पर यकीन रखते हैं, बदले की सियासत उनका तरीका नहीं। నేను రివెంజ్ చేయాలంటే నేను రివెంజ్ వస్తే హరీష్ రావు తెలంగాణ హైదరాబాద్లో తిరగాడు. నేను నిజంగా అది కానీ నాకు రివెంజ్ అలవాట్లేదు. నా టైం బాగలేక పాస్పోర్ట్తో పంచాయతీలు అల్లోడు దొరికింది. దాని జిరాక్సులు పట్టిండు. ఇక టాస్క్ ఫోర్స్ని పెట్టిండు రాధాకిషన్ని. అప్పుడు సిఐ అనే పేరు నాగేశ్వరరావు మట్టయ్య అని ఇద్దరు సిఐలు. ఇక పట్టుండ్రు 6 నెలల లోపల పడితే ఏముంటారు, ఇక మెదక్ జిల్లా ఉనికిపోతుందని పెట్టిర్రు. 6 నెలల ముందే రేవంత్ రెడ్డి నాకు చెప్పిండు, జగ్గన్న నేను లోపలేస్తున్నారు గ్యారంటీ, ఇక అది ఏమని ఉండని ఆ చిరాక్షలతోటి లాగిస్తున్నాను. 6 నెలల ముందే జట్టి కుసుమ్ కుమార్ ఇట్లా రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు. నాకు 5 ఏళ్ళ నుంచే తెలిసి కొడుకులకు నిద్ర వార్తలే చేస్తారని. జంకిలమా
భయపడ్డమా, పారిపోయినమా, ఉనికినమా? మళ్ళీ చెప్తున్నా, అమెరికాలో కొలువు చేసినావు, చదువుకున్నావు, చదివితే మంచి కొలువు చేసినావు, 10 ఏళ్ళు పాలన చేసినావు, 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసినావు, ఎంఏ అసెంబ్లీలో కూర్చోవాలా, కళ్ళు కాంపౌండర్లో కూర్చొని చర్చకు రమ్మనాలా? చదువు రానోడు కళ్ళు కాంపౌండ్కు రా అంటే అర్థం ఉంది. కానీ నువ్వు చదువుకొని 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసి 10 ఏళ్ళు పాలన చేసి నువ్వు ఆ పార్కు, ఇందిరా పార్కుకు రా, వెంగళరావు పార్కుకు రా. हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट्स में बम की धमकी। अदालती कार्रवाइयां मुअत्तल। सिटी सिविल कोर्ट्स हैदराबाद में बम की धमकी की कॉल मौसूल होने के बाद हलचल मच गई। मकामी पुलिस और बम स्क्वाड फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और इमारत की मुकम्मल तलाशी शुरू कर दी। तमाम अदालती कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोक दी गईं और वकला, मजिस्ट्रेट्स और मुकदमात में आए हुए अफराद को बाहर निकाल दिया गया। सिक्योरिटी के पेश नज़र किसी को भी अदालत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अदालत की तमाम इमारतों और इहाते की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस इस धमकी आमेज काल के माखज़ की छानबीन कर रही है। हुक्काम इस पहलू पर भी गौर कर रहे हैं कि आया किसी फरीक ने आज के मुकदमे से बचने के लिए जाली धमकी दी हो। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक अभी तक कोई मशकूक मवाद बरामद नहीं हुआ। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर तमाम अदालतें आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। मामले की तफ्तीश जारी है और अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की गई है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से ट्रैफिक चालान के बहाने 1.2 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी। 6 जुलाई 2025 को हैदराबाद के 49 साला रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एक साइबर फराड का शिकार हो गए। उन्हें व्हाट्सएप पर एक जाली पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि उन्होंने ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और का चालान भरना होगा। इस पैगाम के साथ एक खतरनाक एंड्रॉयड एप्लीकेशन फाइल एपी के मुंसलिक थी। मुतासिरा शख्स ने इस फाइल को इंस्टॉल किया, जिसके फौरन बाद 7:15 बजे से 7:25 बजे के दरमियान 2 मुश्तबा लेनदेन हुए। एक ट्रांजेक्शन 7104 की अमेज़न पे के जरिए और दूसरा 305 का अमेज़न इन पर हुआ। इस तरह मजमूई तौर पर 20,409 की रकम का नुकसान हुआ। मुतासिरा ऑफिसर ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आवाम को खबरदार किया है कि नामालूम जराए से एपी के फाइल्स डाउनलोड न करें। किसी भी चालान से मुताल्लिक पैगाम की तस्दीक सरकारी वेबसाइट से करें। साइबर फराड की शिकायत के लिए 1930 पर कॉल करें। www.gov.in http://gov.in पर शिकायत दर्ज करें। हंगामी सूरत में 8712665171 पर राब्ता करें। गिनरजना बालिका गरकाल स्कूल की तालिबात का सड़क पर एहतजाज। नाकिस खाने पर बिरहमी इलार्डी के गरजना बालिका गरकाल पाठशाला कबायली लड़कियों के रिहायशी स्कूल की तालिबात ने सड़क पर धरना दिया। तालिबात ने शिकायत की कि स्कूल में फराहम किया जाने वाला खाना नाकिस और गैर मियारी है। उनका कहना था कि चावल, दाल, जाव और चने में कीड़े निकल रहे हैं। तालिबात ने मुतालबा किया कि स्कूल में मेनू के मुताबिक साफ और मियारी खाना फराहम किया जाए। उन्होंने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। खाने की खराबी के बाइस कई तालिबात की तबीयत भी खराब हुई है। तालिबात ने बताया, तालिबात ने सड़क पर बैठकर रुकावट पैदा की, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। वालिदैन और मकामी अवाम ने भी स्कूल हुक्काम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर तालिबात को यकीन दहानी करवाई के कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़ये ने गरकाल स्कूलों में खुराक के मेयार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
మాకు ప్రాబ్లమే ఉంది సార్. ఇక్కడ బాటనీ టీచర్ లేదు సార్, ఇంకా ఫుడ్ ఏనం కూడా లేదు సార్. చాలా మంది సిక్ అవుతున్నారు. ఫుడ్ కూడా మంచిగా లేదు. అన్నంలో పురుగులు వస్తున్నాయి సార్, వాటర్ లో కూడా పురుగులు వస్తున్నాయి. ప్రిన్సిపాల్ చెప్పిరా అమ్మ? మరి ప్రిన్సిపాల్ చెప్పాం సార్. ప్రిన్సిపాల్ పేరు ఏం పేరు? వార్డెన్ వాళ్ళు సార్. రైట్ రైట్. వాళ్ళు చెప్పినా పట్టించుకుంటలేదు. उंदीरा अम्मा स्कीम के तहत घर की उम्मीद में गरीब खानदान बेघर। जिलाई हुक्काम से फरियादत तामिसी मंडल के पवनारी गांव से ताल्लुक रखने वाले रामना और कीर्ति लक्ष्मी नामी मजदूर जोड़े ने उंदीरा अम्मा स्कीम के तहत घर की मंजूरी मिलने पर खुशी खुश अपना पुराना घर गिरा दिया। उनके 2 बच्चे नवीन और नंदनी जिस्मानी माजूर गूंगे हैं, जिनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बेहतर मकान की उम्मीद लगाए बैठे थे। इब्तिदाई फहरिस्त में उनका नाम आया और हुक्काम ने बताया कि उन्हें स्कीम के तहत घर मंजूर हुआ है। इस खुशी में उन्होंने मौजूदा 273 मुरब्बा फुट का पुराना मकान मुनहदिम करके नए घर की तैयारी शुरू कर दी। ताहम बाद में हुक्काम ने कहा कि स्कीम के तहत घर के लिए कम अज कम 4,006,000 मुरब्बा फुट जमीन दरकार है, लिहाजा वो नाअहल करार दिए गए। अब न पुराना घर रहा, न स्कीम के तहत नया घर मिल रहा है, जिससे खानदान बेघर हो गया है। खानदान सड़क पर आ गया है और शदीद ज़हनी परेशानी में मुब्तला है। रामना खानदान ने आदिलाबाद कलेक्टर से इंसाफ की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। ये वाक़या स्कीम के नफाज में मौजूद खामियों को बेनकाब करता है। भद्राचलम मंदिर की ओर रमा देवी पर हमला। जमीन पर कब्जे से रोकने पर पेश आया वाकया। भद्राचलम राम मंदिर की जमीनें आंध्रा प्रदेश के पुरुषोत्तपट्टनम में नाजायज कब्जे का शिकार हो रही थी। मंदिर की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ रमा देवी ने उन कब्जों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान मुबैना कब्जा खोरों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रमा देवी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से कब्जा माफिया और मंदिर के अमले के दरमियान शदीद तनाज़ो जारी था। देवदाया शाख मजहबी उमूर महकमा के मुलाजमीन ने गैर कानूनी तमीरात को रोकने की कोशिश की थी। इस कोशिश के दौरान अमले पर भी हमले किए गए। हुक्काम ने इस वाक़ये की मजम्मत करते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मकामी पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अवाम और मजहबी हलकों में इस वाक़ये पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। रील्स के शौक में बाप ने बेटी की जान खतरे में डाल दी। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। भरतपुर जिला में एक शख्स ने रील्स बनाने की जिद में अपनी बेटी की जान दांव पर लगा दी। आमाश नुक्कर नामी शख्स और उसकी बीवी ने अपनी बेटी को बंद बुराता रिजर्वायर के खतरनाक आयरन फ्रेम पर जबरदस्ती बिठा दिया। बच्ची खौफजदा थी, मगर वालिदैन ने धमका कर इसे बैठने पर मजबूर किया। इस फ्रेम पर कोई हिफाजती बंदोबस्त नहीं था और नीचे गिरने का खतरा वाज़े था। आमाश नुक्कर ने इस खतरनाक मंजर की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर रील के तौर पर अपलोड कर दी। वीडियो देख कर नाजरीन और नीटीजनज ने शदीद बिरहमी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर अवाम ने सवाल उठाया कि क्या लाइक्स और व्यूज के लिए बच्चों की जानें खतरे में डालना दुरुस्त है। वीडियो पर तनकीदों का सैलाब आया, जिसके बाद आमाश नुक्कर ने वीडियो हटा दी। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए मजीद कार्रवाई का इंदिया दिया है। ये वाकया बच्चों की हिफाजत के मामले पर वालिदैन की जिम्मेदारियों पर संजीदा सवाल छोड़ गया है। सूरत एयरपोर्ट पर मक्खियों के जारमिट ने इंडिगो की परवाज को रोक दिया। परवाज में ताखीर। इंडिगो की परवाज 6-7285 जो सूरत से जयपुर रवाना होने वाली थी, आज एक गैर मामूली वाकये के बाइस ताखीर का शिकार हो गई। परवाज के कार्गो कंपार्टमेंट के दरवाजे पर शहद की मक्खियों का जारमिट बैठ गया। मक्खियों की मौजूदगी के बाइस सामान लोड करने का अमल रोक दिया गया। ये वाकया रवानगी से चंद लम्हे कबल पेश आया, जिससे हवाई अड्डे पर हलचल मच गई। अमले ने हिफाजती इक़दामात के तहत मक्खियों को हटाने का अमल शुरू किया। इस अमल में काफ़ी वक्त लगा, जिसकी वजह से
परवाज तकरीबन 1 घंटा ताखीर से रवाना हुई। किसी मुसाफिर अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एयरपोर्ट इंतजामिया ने वाक़ये को कुदरती और गैर मुतवक्के करार दिया। परवाज के ताखीर से रवाना होने के बावजूद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत रवाना कर दिया गया। एयरलाइन ने मुसाफिरों से ताखीर पर माजरत का इजहार किया है। ठीक है गुड्डू है जगत पूरा ही हुआ है तेरा आ रहा सारी आपका क्या मिल रहा पानी डालेगा इसमें मधुमक्खियाँ देखिए पानी डालेगा मीठा दिख गया कुछ लग गया होगा तभी तो कुछ लगा होगा कुछ मीठा है हाँ अभी आएगा और खूब क्वांटिटी में मैंने देखी नहीं सूरत में कहीं हाँ इतना तो मतलब बीजेपी हुकूमत से मिडिल क्लास तबका शदीद परेशान है। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत के आने के बाद अवाम को कई मुश्किलात का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। अब पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का बीजेपी का तानाशाही फैसला अवाम के लिए नई मुसीबत बन गया है। इस फैसले से हजारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। खास तौर पर वो जो पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम में बेचैनी बढ़ रही है और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद खराब होने का खदशा है। आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी ने हुकूमत के इस फैसले पर शदीद तनकीद की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मिडिल क्लास परेशान है। चाहे लंबे लंबे पावर कट से परेशान है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम से परेशान है, चाहे प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस से परेशान है, और अब जो 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उससे सारा मिडिल क्लास डरा हुआ है। लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं? मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, हो सकता है कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ईएमआई पे खरीदें, एक छोटी गाड़ी ईएमआई पे खरीदें। ये एक मिडिल क्लास का सपना होता है। लोग सालों मेहनत करते हैं कि 5 साल के लोन पे, 7 साल के लोन पे अपने परिवार के लिए गाड़ी ले लें। दिल्ली वाले और क्यों गाड़ी खरीदते हैं? महिलाएं इसलिए गाड़ी खरीदती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने महिलाओं को आज तक कभी सुरक्षा नहीं दी है। महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकती हैं क्योंकि वहाँ पे लोग बदतमीजी करते हैं। भाजपा वालों ने मार्शल्स को हटा दिया। महिलाएं सड़क पे नहीं जा सकती हैं, मेट्रो स्टेशन से, बस स्टैंड से घर नहीं आ सकती क्योंकि लड़के बदतमीजी करते हैं और कोई पुलिस नहीं होती है। इसलिए महिलाएं गाड़ी खरीदती हैं। बुजुर्ग क्यों गाड़ी खरीदते हैं? क्योंकि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए होती है कि अगर रात बेरात कहीं जाना हो। बुजुर्ग इसलिए गाड़ी खरीदते हैं कि घर से बाजार तक जाने में उनको एक साधन की ज़रूरत होती है। और अक्सर चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि मिडिल क्लास का, महिलाओं का, बुजुर्गों का क्या होगा। FNO ट्रेडिंग में एक तरफ जैन स्ट्रीट जैसी बड़ी कंपनी होती है और दूसरी तरफ आम सरमायाकार। जहां भी जैन स्ट्रीट ने मार्केट में हीरा फेरी की, वहां आम सरमायाकार को भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि 54,000 करोड़ रुपए आम सरमायाकारों के डूब गए। सिर्फ 17 जनवरी 2025 को जैन स्ट्रीट ने 735 करोड़ रुपए कमाए, जो बड़े सरमायाकार भी नहीं कर पाते। फ्यूचर मार्केट में 93% छोटे सरमायाकारों को औसतन 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके बावजूद सटोरिया मुनाफा कमाता रहा और खामोश तमाशाई बनी रही। जैन स्ट्रीट ने 2023 में अमेरिकी अदालत में एतराफ़ किया कि भारतीय मार्केट की कमजोरियों से इसने $1 बिलियन कमाए। अगले साल ये रकम $2.3 बिलियन तक पहुंच गई, मगर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। FNO ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तरफ अगर जेन स्ट्रीट है तो दूसरी तरफ आम निवेशक है, और जहां जहां जेन स्ट्रीट ने मैनिपुलेशन किया और जितना पैसा कमाया, दूसरा एक जीतता है एक हारता है। यू बाय एंड यू सेल। जो जीता वो जेन स्ट्रीट था, जो हारा वो हिंदुस्तान का आम निवेशक था। लगातार हिंदुस्तान के आम निवेशकों ने इसमें पैसा गंवाया। करीब करीब 54,000 करोड़ रुपए मात्र 90% लोगों के इसमें स्वाहा हो गए। इनफैक्ट एक ऐसा दिन था 17 जनवरी 2024 का, जब जेन स्ट्रीट ने एक ही दिन में 735 करोड़ रुपए कमाए थे, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं। मैं पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, इसमें नहीं जाऊंगी। फ्यूचर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के माध्यम से सिंपल बात रखूंगी। और अनुमान है कि फ्यूचर मार्केट में 93% आम छोटे निवेशकों का जबरदस्त नुकसान हुआ। औसतन नुकसान 1.25 लाख से ज्यादा का है। कमाल की बात यह है कि यह सटोरिया मुनाफा कमाता रहा और हमारा सेबी कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। और कमाल की बात यह भी है कि इस सटोरिये ने अमेरिका की एक अदालत को बताया कि हिंदुस्तान के नियमों की अनियमितताओं के चलते, ये 2024 की बात है, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की मार्केट की जो इनएफिशिएंसीज हैं उनके चलते हमने करीब करीब 2023 में उन्होंने बताया हमने $1 बिलियन वहां पर कमाया है। यह अलग बात है कि अगले साल वो बढ़कर $2.3 बिलियन हो गया। यह सब सार्वजनिक रूप से हो रहा है। सटोरिया पैसा कमा रहा है, हमारे लोगों को चूना लगा रहा है, बड़ा पैसा अमेरिका रिपैट्रिएट कर रहा है, अमेरिकन कोर्ट को बता रहा है कि हां हमने अनियमितताओं के चलते $1 बिलियन कमाया, तो उसके बाद बता रहा है $2.3 बिलियन कमाया। हमारे सेबी की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सेबी कोई एक्शन, कोई हरकत नहीं करता है। 2023 में यह मामला सामने आया, 2024 तक सेबी हरकत नहीं करता है, जबकि यह बार बार कोर्ट में जेन स्ट्रीट किसी और मामले में इस बात